हेलो बच्चों, तो हम लोग आपको पिछले लेक्चर में सारिक का मान निकालना सिखा दिया था। 2x2 भी सिखा दिया था, 3x3 भी सिखा दिया था। तो देखिए शुरुआत वहीं से करते, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2x2 की कोई सारिक की लिखी है, या पहले हमने कहा था कि एक वर्ग आव्यूह से बनी सारिक का मान निकालना होता है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। एक वर्ग आव्यूह लेते हैं, लिख दिया हमने 2x 3y ऐसे कुछ लिख दिया। तो डिटर्मिनेंट ए यानी सारिक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम ये सॉल्यूशन में देखिए हम मान किसका निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का निकालते हैं। तो पहले इस वर्ग आव्यूह से सारिक बनाएंगे। ठीक है, वर्ग आव्यूह ए से बनी सारिक, इस नोटेशन में लिखेंगे। सारिक के लिए क्या करते हैं, एलिमेंट सब वही रहेंगे, बस क्या करते हैं रेक्टेंगुलर जो एरे है उसकी जगह पे हम क्या बना देते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन बना देते हैं। और इसको हम सॉल्व करना आपको सिखाए थे 2x2 के लिए। स्पेशली हमने क्या बताया था कि इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, घटा दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2y और इसको करेंगे तो आएगा 3x। ठीक है, तो 2y माइनस 3x। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ये लिए, एक क्वेश्चन हम और लेना चाहते हैं और फिर आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं। देखिए हमने कहीं यहाँ पे आव्यूह लिखा नहीं, लेकिन रेक्टेंगुलर एरे बना, इसका मतलब ये मैट्रिक्स है। एक हम और मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं, 1 2 3 4 ले लिया मान लीजिए। और तो अब की बार डेट ए का मान निकालना है। तो काम वही करना है, क्या लिखेंगे, वर्ग आव्यूह ए से बनी सारिक। पहले क्या करेंगे हम, जो वर्ग आव्यूह दिया उससे सारिक बनाएंगे और सारिक ऐसे बनेगी। ये दो वर्टिकल लाइन बनाएंगे, एलिमेंट नो चेंज, सेम प्लेस पे भी रहते हैं। और फिर वही 2x2 है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 × 4 4 हो जाएगा, माइनस 2 × 3 6 हो जाएगा, -2 आ गया। देखिए हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया और दो एग्जाम्पल लेने का एक कारण था। हमने आपको कहा था सारिक की परिभाषा लिखाते समय कि सारिक एक यूनिक व्यंजक या यूनिक नंबर होता है। देखिए यहाँ पे सारिक का मान एक व्यंजक आया है और यहाँ पे देखिए सारिक का मान एक यूनिक नंबर आया है। हमने कहा था ना कि सारिक एक यूनिक व्यंजक या यूनिक नंबर होता है जिसका संबंध स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका संबंध इस व्यंजक से है। यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका संबंध ये नंबर से है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, हमने याद दिलाया था आपको। हमने कहा था कि एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर आ गई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका संबंध एक व्यंजक से। हमने कहा था कि जब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उसमें वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। अगर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, अगर उसमें वेरिएबल रहता है तो उससे बनी जो सारिक का मान आता है वो एक व्यंजक होता है, x y के रूप में है, इसमें व्यंजक है x y का ये। और अगर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो कोई नंबर हो, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, कुछ भी हो, तो जब उससे हम सारिक बनाएंगे और मान निकाल लेंगे तो वहाँ पर एक यूनिक नंबर मिलता है। तो देखिए बात समझ में आ गई होगी। हमने जो शुरू में लिखवाया था कि सारिक क्या होता है, एक यूनिक एक्सप्रेशन और यूनिक नंबर विच इज रिलेटेड बाय ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका संबंध एक स्क्वायर मैट्रिक्स से है। ऐसे ही हम 3x3 का भी ले सकते हैं। वहाँ पर भी जब वेरिएबल लेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल की टर्म्स में आएगा, और जब सिर्फ नंबर लेंगे तो नंबर की टर्म में आएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गई होगी बात। अच्छा एक बात अगर हम आपसे पूछें सारिक और आव्यूह से रिलेटेड करते हुए, हम आपसे पूछें, नंबर फर्स्ट हम आपसे कहें कि सारिक एक आव्यूह है, हम नंबर फर्स्ट लिखें सारिक एक आव्यूह है। दूसरा हम लिखें सारिक एक वर्ग आव्यूह है। तीसरा हम लिखें सारिक एक अद्वितीय व्यंजक या संख्या है। तो आप इसमें से किसको सही कहेंगे, बोलिए तो।
तीसरे वाले को। साड़ी के एक आव्यूह नहीं होता है, साड़ी के एक वर्ग आव्यूह नहीं होता है। देखिए वर्ग आव्यूह ये है, साड़ी की ये, दोनों में अंतर है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों सेम नहीं है। हम आव्यूह से साड़ी बनाते हैं, ना कि आव्यूह साड़ी सेम है, सेम नहीं है। कोई वर्ग आव्यूह है तो उससे हम साड़ी के रूप में बदलते हैं उसको। और साड़ी क्या होता है एक्चुअल में? एक यूनिक एक्सप्रेशन या तो नंबर होता है। आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट ए डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड नंबर या एक्सप्रेशन वो होता है डिटर्मिनेंट जो है। ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, साड़ी में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हेडिंग होती है, साड़ी की प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगली हमारी हेडिंग होने वाली है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यानी साड़ी के गुण, साड़ी के गुण या प्रगुण, जो भी कहना चाहें ये। अब गुण पढ़ने की आवश्यकता क्यों है भाई? साड़ी का आप मान निकालना तो सीख ही गए हैं। अब गुण किससे क्या फ़ायदा हमें होगा? कभी कभी क्या होता है कि हम उस गुण का यूज करते हैं तो साड़ी का मान जल्दी मिल जाता है। प्रसार करना तो हम जानते हैं, प्रसार करके सारी साड़ी का मान निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी को यूज करें तो जल्दी आंसर मिल जाता है। या कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े सवालों में आप प्रसार से आंसर को लाने में बहुत दिक्कत महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी ही वहाँ पर आपको लगाना अनिवार्य हो जाएगा। तो जैसे वो सवाल आएंगे तो आपको बताएंगे कि आप देखिए इस सवाल में प्रॉपर्टी का रोल क्या है। और बिना प्रॉपर्टी से करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आप पसीने पसीने हो सकते हैं जो है। और अगर प्रॉपर्टी से करेंगे तो वही सवाल कितना आसानी हो जाएगा, आगे हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यदि किसी साड़ी की कोई एक पंक्ति, एक बात और सुन लीजिएगा, जो भी हम प्रॉपर्टी बताएंगे पंक्ति के लिए सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी स्तंभ के लिए हो जाएगा। तो हम ब्रैकेट में उसको बार बार लिख सकते हैं। यदि किसी साड़ी की कोई एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो उस साड़ी का मान शून्य होता है। उस साड़ी का मान शून्य होता है। अब ज़रा इस बात को समझिए, अभी प्रूफ भी करा देंगे हम। कोई साड़ी है, उसकी कोई एक पंक्ति हो या एक स्तंभ हो, एक से ही काम चल जाएगा। उसका प्रत्येक अवयव शून्य है, प्रत्येक अवयव शून्य। अगर आपको ये बात याद है तो आप उस साड़ी का मान तुरंत शून्य बोल सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिए तो। जैसे मान लीजिए ये कोई साड़ी की लिखी है 0 0 0 और यहाँ पे कुछ भी लिख दें, हम A1 B1 C1 लिख दें, A2 B2 C2 लिख दें, कुछ भी लिख दें, और इस साड़ी का आपसे मान हम पूछें तो इस साड़ी का मान तुरंत आप लिख दीजिए 0। वेरी सिंपल। अगर आपको प्रूफ भी करना है तो आप R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर दीजिए। अगर आपको इसको प्रूफ भी करना है तो बहुत आसान, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। आपको प्रसार करना आता है। R1 में देखिए ये एलिमेंट है, ये 0, ये 3 0 है, तो ये लिखेंगे 0 और चिन्ह आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस, ये पूरा चिन्ह बताए ही थे। ये चिन्ह वहाँ देखिए, इसके पहले प्लस और 0 के लिए जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे उपसारणिक B1 C1 B2 C2, फिर इस 0 के लिए -0 लिखेंगे, फिर इसके लिए इधर जाएंगे तो A1 C1 A2 C2, A1 C1 A2 C2, और इस 0 पे आएंगे, देखिए चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये जाएगा ये तो A1 B1 A2 B2। अब ज़रा देखिए तो ये 0 इंटू लिखा है, मल्टीप्लाई। अब इसको हल करने में कुछ भी आए और 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0, यहाँ पर भी देखिए वही बात है, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0, और ये भी, तो इसको ओवरऑल हल करेंगे तो 0 ही तो आएगा।
तो ये कोई कठिन बात नहीं है। अगर किसी आप सिर्फ ये देखें कि किसी साड़ी की कोई एक रो या कोई एक कॉलम, रो हो चाहे कॉलम हो, कंप्लीटली जीरो हो, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि इस साड़ी का मान जीरो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जैसे मान लीजिए स्पेशल केस में जैसे मान लीजिए लिख दें, हम एग्जाम्पल में ही लिख दें कि कोई साड़ी के उसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो है। तो भैया जब एक ही रो या एक ही कॉलम से आप जीरो बोल सकते थे, तो बस देखिए ना, एक रो जीरो है, तुरंत जीरो लिख दीजिए। सबको दिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सबको देखने की आवश्यकता ही नहीं कि सब जीरो हैं। जब एक रो या एक कॉलम से हमारा काम चल जा रहा है, जैसे हमने देखा कि एक रो कंप्लीटली जीरो, दैट इज जीरो, कंप्लीट आंसर जीरो हो गया। तो आप कह सकते हैं कोई साड़ी का प्रत्येक एलिमेंट जीरो है तो उस साड़ी का मान भी जीरो हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट ही है। अब देखिए प्रॉपर्टी सेकंड बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी सेकंड क्या है? यदि किसी साड़िक के सभी पंक्तियों, सभी रोज को संगत कॉलम, संगत स्तंभों में बदल दिया जाए, इसे क्या कह सकते हो कि अर्थात सभी स्तंभों को संगत पंक्तियों में बदल दिया जाए। बात वही है, बदल दिया जाए। चाहे आप ये बोले कि सारी पंक्ति को संगत कॉलम में चेंज कर दीजिए, या बोलिए सारे कॉलम को संगत रो में चेंज कर दीजिए। कहने का मतलब कि पहली पंक्ति बिकम्स पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाए, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाए, या तो इसका उल्टा बोल दीजिए। तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले इसका। जैसे मान लीजिए एक साड़ी लिखी है, ये लिखी है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक साड़िक है। अब दूसरी साड़िक हम ये बनाएं कि जो पहली पंक्ति है फर्स्ट रो, इसको बना दें फर्स्ट कॉलम, A1 B1 C1 ये कॉलम की जगह पे लिख दें, और जो दूसरा रो है उसको बना दे दूसरा कॉलम, जी तीसरा रो को बना दे तीसरा कॉलम। हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमने रो को कॉलम बना दिया। हमने क्या बोला कि रो को हमने कॉलम बना दिया। अगर कोई बोले कि नहीं आपने कॉलम को रो बनाया है, बात तो वही है। देख लीजिए, ये फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गया, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गया। तो चाहे आप ये बोलिए कि हम रो को कॉलम बना रहे हैं, या आप ये बोलिए कि हम कॉलम को रो बना रहे हैं, दोनों बात एकदम वही है। और इसको देख सकते हैं आप, ये दोनों बराबर भी आएंगे। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं, प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है। आप इस साड़ी का मान निकालिए, चाहे फर्स्ट रो से निकाल लीजिए या किसी भी से, और उसका ही मान निकालेंगे, बराबर ही आएगा। प्रूफ कोई कठिन नहीं है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पे फर्स्ट रो से निकालिए और यहाँ फर्स्ट कॉलम से निकालिए, वही आ जाएगा जो है, या किसी भी से निकाल लीजिए तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। प्रूफ करने का मतलब यही है कि प्रसार करिए, और प्रसार करना आपको आता है। किसी भी रो किसी भी कॉलम के सापेक्ष प्रसार करके देख लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? देखिए थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि किसी साड़ी की किन्हीं दो पंक्तियों, एनी टू रोज, या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में चेंज कर दिया जाए। क्या लिखेंगे? यदि किसी साड़ी के किन्हीं दो पंक्तियों, ब्रैकेट में, या किन्हीं दो स्तंभों, यानी कोई भी दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ, पंक्तियों को
आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है। सारणिक का मान, या ऐसे कहते हैं कि सारणिक का संख्यात्मक मान नहीं बदलता, परंतु चिन्ह बदल जाता है। जैसे 5 है तो 5 वहाँ पर भी आएगा, लेकिन माइनस लग जाएगा तो -5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये एक डिटर्मिनेंट है। और हम क्या करें, इसमें जो आपकी इच्छा हो, कोई भी रो ले लीजिए, कोई 2 रो, और उसको आपस में चेंज कर लीजिए। मान लीजिए हम R1 और R2 की ही बात करें, हम कोई भी R1 R3 भी ले सकते थे, या R2 R3 ले सकते थे, या कोई 2 कॉलम C1 C2 ले लीजिए, या C1 C3 ले लीजिए, उनको आपस में चेंज करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने R1 और R2 को आपस में चेंज किया है, ये नोटेशन आपने उसमें मैट्रिक्स में देखा था। इसका मतलब होता है R1 R2 बनने जा रहा है, R2 R1 बनने जा रहा है। तो R2 को लिख दीजिए ऊपर, ये हो जाएगा A2 B2 C2, और R1 को लिख दीजिए R2 के स्थान पर, और R3 नो चेंज। तो जब आप ऐसा करेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों के मान तो संख्यात्मक मान बराबर होंगे, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। अगर ये +5 है तो वो -5, अर्थात इसमें माइनस लग जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। इसको चलिए देख लेते हैं, इसका प्रूफ करके देख लेते हैं। पहले मान लीजिए LHS एक आध का प्रूफ बता दे रहे हैं, तो उसी से आप सब कर सकते हैं। अगर हम LHS के मान निकालना चाहें तो LHS को हम मान लीजिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने जा रहे हैं। ये हमारा LHS है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। देखिए इसका मान निकालें हम, R1 के सापेक्ष मान लीजिए निकाल रहे हैं, तो चिन्ह देखिए प्लस माइनस प्लस, इसको बार बार यूज करना है। ये तो A1 के लिए प्लस है, ये लिख दीजिए हमने A1। अब A1 के लिए ये जाएगा ये, तो ये बचेगा B2 C2 B2 C2 B3 C3। जब B1 पे आएंगे, देखिए B1 का चिन्ह माइनस है, तो माइनस B1 लिखेंगे, और B1 की उपसारणिक यानी माइनर ये जाएगा ये A2 C2 A3 C3, A2 C2 A3 C3 प्लस C1 ये जाएगा ये, तो A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3। देख लीजिए, जैसे प्रसार करना तो वैसे हमने प्रसार कर दिया है। तब इसको आगे बढ़ाएं, देखिए क्या होता है। प्रूफ बहुत कठिन नहीं है, हम तो जानबूझ के एक प्रूफ बता दे रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सर प्रूफ बता ही नहीं रहे हैं। बाकी प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए किसके बराबर आ जाएगा, A1 B2 C2 माइनस C2 B3 इधर आएंगे तो माइनस B1। देखिए A2 C3 इधर C2 A3 इसमें आएंगे तो प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3। इसको चाहे यहीं पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम देखिए RHS का मान निकालने जा रहे हैं। RHS क्या था आपका, ये RHS है, तो ये माइनस देखिए ये लगा हुआ है, और ये जाएगा A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। ये अब देखिए इसकी वैल्यू हम निकालें और आप देखेंगे अभी दोनों बराबर आ जाएगा। अच्छा, मान निकालने में आप थोड़ा सा चालाकी भी दिखा सकते हैं कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। जैसे वहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर इसमें A1 है, इसमें B1 है, इसमें C1 है। तो अगर आप इसी रूप में चाहते हैं
तो यहाँ पे कुछ दिमाग लगाइए, A1 B1 C1 कहाँ है, सेकेंड रो में है। तो अगर आप सेकेंड रो के सापेक्ष प्रसार करें तो जल्दी टैली करा देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप फर्स्ट रो से करेंगे तो नहीं आएगा, आएगा लेकिन ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। और अगर सेकंड रो, हमने क्या कहा था कि सारणिक का मान आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप सेकंड रो से करें तो जल्दी से आप टैली करा सकते हैं। हमें तो बराबर दिखाने से मतलब है। तो देखिए हम सेकंड रो से करने जा रहे हैं, R2 के सापेक्ष करने जा रहे हैं हम, R2 के सापेक्ष। देखिए अब चिन्ह तो आप जान ही रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सेकंड वाला हमारे काम का है जो है ना, ये माइनस प्लस माइनस वाला। तो सेकंड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस A1 हो जाएगा इसके लिए, और इसकी सारणी क्या होगी, B2 C2 और B3 C3। अब B1 पे आएंगे, देखिए प्लस चिन्ह है, प्लस B1 ये जाएगा ये, तो A2 C2 A3 C3, A2 C2 A3 C3। इस पे आएंगे, देखिए माइनस है, माइनस C1 और C1 ये जाएगा ये जाएगा, तो A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3। और ये वाला देखिए माइनस, ये वाला माइनस थ्रू आउट बाहर मान लीजिए लिख देते हैं, ये माइनस है ना बाहर, ये माइनस बाहर है पूरा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये माइनस पहले से लिखा है, अब अगर इस माइनस को अंदर करेंगे देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये A1 हो जाएगा। जैसे इसको हल करते देखिए वही है, B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस प्लस माइनस B1, और ये हो जाएगा आपका A2 C3 माइनस C2 A3, और ये माइनस मिलके प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3। देखिए ऊपर लिखा है आपका LHS, ये लिखा था और ये आपका RHS आ गया, ये LHS था। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, दोनों बराबर है, चेक कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज करें तो मान में ऋण का फर्क हो जाएगा, माइनस का फर्क हो जाएगा। अगर पहले वाले का मान मान लीजिए 6 आ रहा होगा तो इसका -6 आएगा, या उसका -6 आ रहा तो इसका +6 आएगा। संख्यात्मक मान नहीं बदलेगा लेकिन चिन्ह बदल जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, हमने प्रूफ इसका बता दिया जो है। अब देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है। प्रॉपर्टी 4 ये है कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति, जैसे हमने कोई दो बोला तो ऐसा नहीं कि 3 के लिए हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, जब 2 पे सही है तो 3 पे ऑटोमेटिक से हो जाएगा, 3 तो उससे ज़्यादा ही होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति, कोई दो रो लिख दे, चलिए कोई दो रो ब्रैकेट में या कॉलम, जो नियम रो के लिए वही कॉलम के लिए है। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति सर्वसम, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल, बोलते हैं आइडेंटिकल मतलब बराबर, कोई दो पंक्ति रो सर्वसम हो यानी सेम टू सेम हो, बराबर हो, आइडेंटिकल हो, तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कब, जब कोई दो रो आइडेंटिकल हो, मतलब कि सेम टू सेम हो, जो मान लीजिए कि पहला रो दूसरा एकदम सेम टू सेम हो जाए। अगर कोई दो रो बराबर हो जाए तो उस सारणिक का मान 0 हो जाएगा। जैसे देखिए तो ये लिखा है, मान लीजिए आप 1 2 3 लिखा है और यहाँ पर भी लिख दिया हमने 1 2 3। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, इस सारणिक का मान 0 ही आएगा। आप इसको इन जनरल भी लिख सकते थे 0 0 0, और यहाँ पर लिख दीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब आप कहेंगे सॉरी यहाँ पे 0 नहीं बोला गया, 0 के लिए नहीं है, ये दो रो बराबर के लिए था। तो यहाँ पे लिखिए A1 B1 C1, यहाँ पे लिख दीजिए A2 B2, दो रो बराबर है तो इसे यहाँ पे लिख दीजिए ये, और यहाँ पे चेंज कर दीजिए। फर्स्ट रो देखिए क्या है, A1 B1 C1, सेकेंड रो क्या है, वो भी वही है, सेम टू सेम है ना, A1 B1 C1 A1 B1 C1, तो इस सारणिक की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब रही बात प्रूफ की, तो हम कह रहे हैं कि आप इसका प्रूफ स्वयं करिए।
कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष जो आपकी इच्छा हो, चाहे R1 से कर लीजिएगा, चाहे R2 से या R3 से या C1 C2 C3 किसी से कर लीजिएगा, 0 आ जाएगा। प्रूफ नहीं पूछता है, अगर पूछता भी है तो आप कर लेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। किसी भी आपको प्रसार करना हमने सिखाई दिया है, बस प्रसार करिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी 4 में हमने ये कहा कि कोई दो रो एकदम आइडेंटिकल हो, सेम टू सेम हो तो 0 हो जाएगा। इसी को हम एक भाग इसमें और बना दें कि कोई दो रो हैं और उनके प्रत्येक अवयव एक ही अनुपात में हो, समान अनुपात में हो, तो भी 0 हो जाएगा। तो इसको चाहे तो हम 4 का फर्स्ट कह दें और 4 का सेकंड इसमें हम ये कहने जा रहे हैं, या अलग से बोल दें क्या, चलिए उसको अलग नाम दे रहे हैं। चलिए 5 नाम दे दें उसको, हम 5 नाम उसको दे दें। यदि किसी सारणी की कोई दो रो, आपकी सर्वसम की बात नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं, जरा आप समझिएगा। यदि किसी सारणी की कोई दो रो के प्रत्येक संगत अवयव समान अनुपात में हो, समान अनुपात में हो, कि यदि किसी सारणी की कोई दो रो के प्रत्येक संगत अवयव समान अनुपात में हो तो उस सारणी का मान 0 होता है, 0 होता है। क्या कहा हमने, जैसे देखिए तो ये पहला रो लिखा है A1 B1 C1 और दूसरा हमने लिख दिया मान लीजिए KA1 KB1 KC1 और तीसरा लिखा है A2 B2 C2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कोई दो रो बराबर तो नहीं है ना, लेकिन हम कहें कि ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो साइड में इनके एलिमेंट्स को ज़रा भाग करके देखिए तो फर्स्ट में भाग करिए, सेकंड में भाग करिए, थर्ड में भाग करिए। देखिए ये A1 बटे KA1 साइड में करिए, B1 बटे KB1 करिए साइड में KB1 और C1 बटे KC1 करिए साइड में। हमने यही तो लिखवाया है कि दो रो के प्रत्येक संगत अवयव, संगत का मतलब पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, संगत अवयव समान अनुपात में हो। जरा अनुपात निकालिए, A1 से A1 कट जाएगा 1/k आएगा, B1 से B1 कट जाएगा 1/k आएगा, C1 से C1 कट जाएगा 1/k आ जाएगा। इसका मतलब ये फर्स्ट रो और सेकंड रो के जो अवयव हैं वो सेम रेशियो में हैं, तो इस सारणी की वैल्यू 0 आ जाएगी, इस सारणी की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, रही बात प्रूफ की तो फिर हम वही बोलेंगे, आप किसी के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। चलिए करके दिखा देते हैं, बीच बीच में एक आठ हम दिखा देते हैं, प्रूफ कर लीजिए। मान लीजिए हम R1 के सापेक्ष करें, देखिए कुछ डायरेक्ट करेंगे, ये जाएगा ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो KB1 C2 हो जाएगा, KB1 C2, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस KB2 C1 या C1 B2 कर लीजिए, डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस B1 ये जाएगा तो KA1 C2 माइनस ना, अब ये KC1 A2 लिखते समय बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती ना होने पाए, बस प्लस C1 के लिए ये जाएंगे ये, तो KA1 B2 और ये KB1 A2 माइनस, नीचे लिख दे रहे हैं माइनस KB1 A2। अगर कहीं मिस्टेक ना हुआ होगा तो देखिए 0 आ जाएगा, ब्रैकेट तोड़िए बस तुरंत 0 पा जाएंगे आप। A1 B1 C2 फिर माइनस A1 C1 B2 इधर आ जाइए, के लिए क्या लिखेंगे, A1 B1 C2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये जाएगा KB1 C1 A2, उन दोनों में जाइए, KC1 A1
B2 और इसके लिए माइनस K C1 B1 A2। हमने पूरा ब्रैकेट तोड़ दिया है। अब देखिए तो कोई ना कोई किसी से कट रहा होगा। देखिए इसमें A1 B1 C2 है। अब देखिए माइनस वाले में A1 B1 C2 कहाँ है? A1 B1 C2, ये देखिए ये पद इससे कैंसिल हो रहा है। A1 C1 B2 देखिए कहाँ है? A1 C1 B2, A1, ये देखिए माइनस में तो प्लस वाले में देखिए कहाँ है? A1 C1 B2, A1 C1 B2, ये देखिए ये कट गया। और ये प्लस में ये माइनस देखिए B1 C1 A2, B1 C1 A2, ये कट गया। देखिए पूरा जीरो आया कि नहीं आया? तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि प्रूफ की यहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, प्रूफ में कुछ है ही नहीं है। अगर आपको प्रसार करना आता है तो हर बार प्रसार ही तो करना है। तो ये प्रॉपर्टी 5 हमने बता दिया। 4 में क्या था कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम एग्जैक्टली सेम हो तो उस साड़ी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और 5 में हमने ये बताया कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम एग्जैक्टली सेम तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो सेम है, खुद सेम नहीं है। देखिए यहाँ पर A1 है, यहाँ पे K1 है, खुद सेम तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसका रेशियो निकालें, इसका रेशियो निकालें, इसका रेशियो निकालें तो बराबर आ रहा है, तो भी उस साड़ी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर प्रॉपर्टी 4 से संबंधित हम एक आध एग्जाम्पल आपको और दिखाएं, समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, और उसका प्रत्येक एलिमेंट सेम है, प्रत्येक एलिमेंट सेम है, ऐसे लिख दिया हमने के हर जगह लिख दिया, सेम टू सेम। अब बताइए इस साड़ी की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 फ्रॉम प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि कोई दो रो सेम तो साड़ी की वैल्यू 0। तुरंत देखिए दो रो सेम है कि नहीं, तीसरे को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर सेम तो उस साड़ी की वैल्यू 0 है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 1 1 ये सब लिखा है, या 2 2 2 लिखा है, तुरंत लिखिए 0। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रॉम प्रॉपर्टी 4 के कारण इस साड़ी की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई दो रो सेम है या कोई दो कॉलम सेम तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस तरह से साड़ी प्रॉपर्टी 4 की मदद से आप तुरंत किसी भी डिटर्मिनेंट जिसके कोई दो रो, कम से कम दो रो या दो कॉलम सेम है तो उसका मान 0 बता सकते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी 5 हो गया। 5 का पार्ट में 4 को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया था, 5 बोला था। अभी प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है जरा देखिए। यदि किसी साड़िक की कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो संख्याओं का योगफल हो, दो संख्याओं का योगफल हो, तो उस साड़िक को दो साड़िकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। बात समझिएगा, इस पे भी सवाल बनता है, न्यूमेरिकल अच्छे सवाल बनते हैं इस पर। यदि किसी साड़ी की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ, कोई एक रो या कोई एक कॉलम का प्रत्येक अवयव, ये नहीं कि दो ही अवयव की बात कर रहे हैं, कोई एक पंक्ति है, मान ली 3x3 है तो उसमें एक पंक्ति में 3 अवयव है तो तीनों की बात हो रही है। प्रत्येक अवयव दो संख्याओं का योगफल हो, तो उस गिवन डिटर्मिनेंट को, उस दी गई साड़िक को हम दो साड़िक में तोड़ सकते हैं और बीच में योगफल बना सकते हैं। क्या करें जरा समझिए, क्या यहाँ पे लिखा गया, अर्थात हमने क्या कहा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो हम लिखें A1 प्लस M L, A1 B1 C1 होता है ना, B1 प्लस M कर दें और C1 प्लस N कर दें। ठीक है, A1 प्लस L, B1 प्लस M, थोड़ा और उधर करें भी स्पेस कम पड़ जाएगा, तो इसको और लिखें A1 प्लस L,
B1 प्लस M और C1 प्लस N, ये हमने फर्स्ट रो बनाया है। और सेकंड रो, थर्ड रो जो आपकी इच्छा हो, हम इसको कर दें A2 B2 C2। बात समझिएगा, A3 B3 C3, ये एक डिटर्मिनेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 6 क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए आपकी जो फर्स्ट रो है, कोई भी रो हो सकता है, कोई भी कॉलम हो सकती है। फर्स्ट रो देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल है। फर्स्ट रो में देखिए पहला एलिमेंट दिस प्लस दिस, दो संख्या है, एक A1 है एक AL है। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट सेकंड दो संख्या, ये देखिए प्रत्येक पद, फर्स्ट रो का प्रत्येक पद दो संख्याओं का योगफल है। और जब दो संख्याओं का योगफल, तो हमने क्या कहा कि इसको हम दो सारणिकों में तोड़ सकते हैं, एक सारणिक ये, एक सारणिक ये, और बीच में प्लस का चिन्ह होगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 6 देख लीजिए, हमने कहा कि दो संख्याओं का योगफल हो तो उस सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए एक सारणिक हम ये बना रहे हैं, एक सारणिक ये बना रहे हैं, बीच में योगफल। अब बात ये कि इस सारणिक में लिखे क्या हम, बात समझिएगा। यहाँ पे कौन सा रो दो संख्याओं का योगफल है, पहला वाला। कौन सा रो, पहला वाला। तो जो रो या जो कॉलम दो संख्याओं का योगफल है, उसके अलावा जिसको आप देख रहे हैं, उसके अलावा बाकी सेम टू सेम दोनों में लिख लीजिए। बाकी सेम टू, जैसे ये सेकंड रो थर्ड रो सेम टू सेम दोनों में लिख लीजिए। A2 B2 C2, A3 B3 C3, यहाँ पे लिख लीजिए दूसरे वाले में। ऐसे लिख लीजिए। और फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे उन दोनों में, देखिए यहाँ का फर्स्ट रो क्या है, दो संख्याओं का योगफल है। तो पहली संख्या पहले मैट्रिक्स में लिख लीजिए, सॉरी डिटर्मिनेंट में, और दूसरी संख्या दूसरे सारणिक में लिख दीजिए, डिटर्मिनेंट में जो है। सिंपल है ना। इससे पहला आप क्या, A1, यहाँ पहला B1, यहाँ C1, तो इसको लिख लीजिए पहले वाले में A1 B1 C1, और जो सेकंड नंबर्स को सेकंड लिख लीजिए, तो LMN। ये तरीका होता है। जिस पंक्ति को आप देख रहे हैं कि वो दो संख्याओं का योगफल है, उसको पहले रोकिए और बाकी दोनों को सेम टू सेम दोनों में लिख लीजिए। और जब उसको तोड़ने जाए, जो दो संख्याओं का योगफल है, उसमें से पहली संख्या को एक डिटरमिनेंट लिखिए और सेकंड को दूसरे में लिख दीजिए जो है। फिर रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ हम नहीं करेंगे, आप स्वयं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप किसी के सापेक्ष प्रसार करिए। देखिए सबसे सिंपल तरीका ये होता है चेक करने का कि आप प्रसार करिए और सारे ब्रैकेट ख़त्म कर दीजिए। अगर ब्रैकेट लगा रहता है तो थोड़ा सा मिलाने में दिक्कत होती है, तो सबसे आसान तरीका हम ये बता रहे हैं कि ब्रैकेट आप ख़त्म ही कर दीजिए, पूरा मल्टीप्लाई करके पूरे ब्रैकेट तोड़ दीजिए। और यहाँ पर भी इसका प्रसार करिए, इसका प्रसार करिए, पूरा ब्रैकेट ख़त्म कर दीजिए और जोड़ के देखिएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। ब्रैकेट खत्म कर देंगे तो दिक्कत कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लिखें A1 प्लस A1, बाहर A1 प्लस L, और बाहर लिखेंगे दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, फिर अंदर सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा ब्रैकेट खत्म कर दीजिए, एक भी ब्रैकेट ना दिखे यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, और तब आप देखेंगे बराबर सब मिल जाएगा। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी में आपने यहाँ पर देखा कि एक रो ऐसी है जिनका प्रत्येक पद दो संख्याओं के योग के रूप में लिखी है। बात सुनिए कि क्या कहना चाहते हैं हम। एक रो यहाँ पर ऐसी है कि एक ही रो है, यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल है, तो उसको आपने तोड़ दिया दो सारणिकों में। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा दो रो में हो जाए, दो संख्याओं का योगफल जो अभी एक रो में दिख रहा है या एक कॉलम में है, मान लीजिए अब वो दो रो में हो जाए या दो कॉलम में हो जाए या तीनों रो में हो जाए, तो कैसे करेंगे। एकदम सिंपल सी बात हम आपको समझा दें, एकदम सिंपल सी बात। जैसे मान लीजिए इसी में हम लिख दें जो दूसरा वाला रो है A2 B2 C2 भी यहाँ अकेले लिखा था, इसको भी हम दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिखने जा रहे हैं। A2 प्लस यहाँ लिख दे P, और B2 प्लस यहाँ लिख दे R, और यहाँ लिख दे C2 प्लस P, यहाँ पे Q लिख दें, PQR लिख दें। चलिए तीसरे को भी हम चेंज कर देते हैं, एक साथ बता देते हैं। A3 LMN हो गया, PQR हो गया, एक और कुछ बोल दीजिए, क्या लिख दें हम। A3 B3 में क्या जोड़ दें और C3 में, तो चलिए कुछ भी जोड़ देते हैं।
LMN, यहाँ जोड़ दें K कैप, और चलिए P भी हो चुका है, K जोड़ दें, या तो ऐसे जोड़ दें UVW जोड़ दें। चलिए हमने क्या किया इस बार कि तीनों रो को हम आपको सिखाना चाहते हैं कैसे इसको तोड़ते हैं। तीनों रो को हमने दो दो संख्याओं के योगफल के रूप में तोड़ दिया। अब आप करेंगे क्या, एक समय में एक रो को ही देखें। वहाँ पे तो एक ही रो ऐसा था कि दो संख्याओं का योगफल था, यहाँ पे तीनों रो में ऐसा या तीनों कॉलम में बोले, तो आप एक डिसाइड कर लीजिए। पहले मान लीजिए कि हम पहला रो देख रहे हैं अभी, तो पहले रो को देखिए दो संख्याओं का योगफल है, तो पहले रो को रोकिए और बाकी दोनों रो को सेम टू सेम, अभी हम एक रो को देख के दो सारणिक बनाएंगे। भाई प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई एक पंक्ति के सभी अवयव यदि दो संख्याओं का योगफल है तो उससे दो सारणिक बन जाएगी। तो अभी हम फर्स्ट रो देख रहे हैं और फर्स्ट रो में देखिए कि दो संख्याओं का योगफल है ये, बाकी को मान लीजिए हम देख ही नहीं रहे हैं। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो सारणिक बन जाएगी, दो सारणिक बन जाएगी। कैसे बनी हमने बताया था कि बाकी जो दो रो हैं वो सेम टू सेम रहेंगे, तो सेम टू सेम लिख दीजिए यहाँ पर A2 प्लस P, B2 प्लस Q और C2 प्लस R, और ये लिख दीजिए यहाँ पर A3 प्लस U, B3 प्लस V और C3 प्लस W, ये प्लस, और यही दोनों रो उसमें भी रहेंगे, A2 प्लस P, B2 प्लस Q, C2 प्लस R, और ये A3 प्लस U, B3 प्लस V, C3 प्लस W, ठीक है, C3 प्लस W। ये फर्स्ट रो को हम देख रहे हैं, तो बाकी दोनों रो सेम टू सेम। अब देखिए फर्स्ट रो दो संख्याओं का योगफल है, तो फर्स्ट संख्या पहले में लिख दीजिए और सेकंड दूसरे में, LMN, दो सारणिक बन गई। अब आप जरा गौर तो करिए, ये जो आपकी दो सारणिक बनी, इस दो सारणिक में दोनों सारणिक को वन बाय वन चेक करें। पहले इस सारणिक को देखिए, इस सारणिक में जो दूसरा वाला रो है वो दो संख्याओं का योगफल है और तीसरा वाला रो भी दो संख्याओं का योगफल है। तो इसमें भी पहले एक समय में एक पर काम करिए। दूसरे वाले रो को मान लीजिए हम देखना चाहते हैं, तो दूसरा रो दो संख्याओं का योगफल है, तो इसको हम पुनः दो सारणिकों के योगफल के रूप में तोड़ सकते हैं। दो सारणिक के योगफल के रूप में इसको हम पुनः तोड़ सकते हैं, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो जब हम दूसरे को देख रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल है दूसरा रो, तो बाकी रो सेम टू सेम रहेंगे, तो बाकी रो सेम टू सेम लिख दें, A1 B1 C1, और ये A3 प्लस U B3 प्लस V C3 प्लस W, इसमें भी लिख दें, और इसमें भी जिसको तोड़ना चाहते हैं उसके अलावा जो है वो सेम टू सेम दोनों में रहेंगे, ठीक है। ये A1 B1 C1, बात समझ रहे हैं मेरी। तो अब हम दूसरे को तोड़ रहे थे, तो दूसरा यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल है, तो फर्स्ट इसमें लिख दीजिए A2 B2 C2, A2 B2 C2, और सेकंड इसमें लिख दीजिए PQR। देखिए हमने इसको तोड़ दिया दो सारणिकों के योगफल के रूप में। लेकिन ये जो दूसरी वाली सारणिक है, ये भी तो देखिए, इसमें भी सेकंड रो दो संख्याओं का योगफल है और थर्ड रो दो संख्याओं का योगफल है। इसका मतलब अगर हम एक समय में एक रो को देखें, मान लीजिए हम सेकंड को ही देख रहे हैं, तो इसकी मदद से हम पुनः इससे दो सारणिक बना सकते हैं, इससे हम दो सारणिक बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? अगर दूसरे वाले को तोड़ना चाहते हैं तो फर्स्ट और थर्ड सेम टू सेम रहेगा, तो फर्स्ट इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी देखिए फर्स्ट वही रहेगा, और थर्ड भी देखिए दोनों में वही रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लिखें A3 प्लस U और B3, ये नीचे लिखना था 3, और B3 प्लस V और C3 प्लस W, और यही रो इसमें भी रहेगा, जिसको तोड़ना है उसके अलावा सेम टू सेम। तो B3 प्लस V और C3 प्लस W,
किसको तोड़ना है, सेकंड रो को। तो फर्स्ट एक में लिख दीजिए, सेकंड दूसरे में लिख दीजिए। तो ये जाएगा A2 B2 C2, A2 B2 C2, इधर हो जाएगा PQR। तो देखिए कितनी अब 4 सारणिक बन गई। पहले हमने फर्स्ट रो को के अकॉर्डिंग तोड़ा तो 2 सारणिक बनी, फिर दोनों सारणिक में हम सेकंड रो को तोड़े तो प्रत्येक से 2-2 सारणिक बन गई। इससे कौन सारणिक बनी, इससे देखिए ये और ये बनी है, और इससे कौन सी बनी, ये बनी है और ये बनी है। और जब आपने ये किया देखिए अभी भी प्रत्येक सारणिक में थर्ड रो को देखिए 2 संख्याओं का योगफल है। तो पुनः हम क्या करेंगे, प्रत्येक सारणिक को 2-2 सारणिकों में तोड़ सकते हैं योगफल के रूप में। जरा देखिए तो क्या करना होगा आपको, ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इससे पुनः आप 2 सारणिक बना सकते हैं, इससे 2 बना सकते हैं, इससे 2 बना सकते हैं, इससे भी 2 बना सकते हैं। आप खुद बनाइएगा, अब तरीका आप सीख गए होंगे। जैसे इससे बनाने जा रहे हैं तो 2 सारणिक बनेगी, बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब जब इसको आप तोड़ेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों में सेम रहेगा, A1 B1 C1 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, A2 B2 C2 यहाँ भी वही रहेगा और यहाँ भी वही रहेगा। थर्ड रो जो 2 संख्याओं का योगफल है उसमें से फर्स्ट पहले में लिख दीजिए, फर्स्ट पहले में और सेकंड दूसरे में लग दीजिए। ये हमने तोड़ दिखा दिया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इससे 2 सारणिक बना लीजिएगा। इसी तरीके से ये दोनों रो दोनों में सेम रहेगा और इससे फर्स्ट पहले में और UV W सेकंड दूसरे में कर दीजिएगा। ऐसे इसको तोड़िएगा तो कितने सारणिक बन जाएंगे, 8 सारणिक बन जाएंगे। बात समझ गए। जब एक पंक्ति 2 संख्याओं का योगफल है तो एक सारणिक 2 में टूट जाएगी, और अगर 2 पंक्ति 2 संख्याओं का योगफल है तो 4 सारणिक बनी थी, ये 1 2 3 4। और अगर तीनों पंक्ति के प्रत्येक अवयव 2 संख्याओं के योगफल हैं तो 8 बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन जाएंगी। 2 इससे 2 इससे 2 इससे 2 इससे 8 बन जाएंगी। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया जो है। 7वीं प्रॉपर्टी क्या है, देखिए 7वीं प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वीं प्रॉपर्टी में ये सीखेंगे कि सारणिक में किसी राशि से गुणा कैसे करते हैं या सारणिक से किसी राशि को कामा कैसे निकालते हैं। आप अभी देखेंगे इसमें क्या होगा। पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। यदि सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में के से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान के गुना हो जाता है। थोड़ा समझिएगा इसको। अगर कोई सारणिक है उसकी किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में के से गुणा कर दें। ध्यान दीजिए, पूरी सारणिक में गुणा नहीं कर रहे हैं, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ, या तो पंक्ति बोले या स्तंभ एक, उसमें अगर हम के से गुणा कर रहे हैं तो पूरी सारणिक का मान के गुना हो जाता है। हमने क्या कहा जरा देखिए तो इसको। हमने ये कहा कि इसे मान लीजिए ये एक सारणी है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये एक ओरिजिनल सारणिक है। यदि हम इसके पहली पंक्ति में के से गुणा कर दें या दूसरी पंक्ति में या तीसरी पंक्ति में किसी स्तंभ में, मान लीजिए हमने पहली पंक्ति में के से गुणा किया तो ये बन जाएगा के A1, ये बन जाएगा के B1, ये बन जाएगा के C1। और ये जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी, सारणिक थी, ये
इसमें हम के से मल्टीप्लाई कर दें पूरी सारणिक में, सारणिक मतलब कि एक कोई संख्या है मान निकाले उसमें के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ये दोनों बराबर होते हैं। बात समझिएगा, अभी जो एक ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, हमने इसकी पहली पंक्ति में के से गुणा किया, तो इसका वही मान आएगा जो पूरी सारणिक में के से गुणा करने पर आता। अर्थात ये पूरी सारणिक के गुना हुई कि नहीं हुई, तो सब में मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं थी, किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में गुणा कर दोगे तो ये उतना ही गुना हो जाएगा जितने से आप गुणा करोगे जो है। रही बात इसकी प्रूफ की, तो इसका प्रूफ आप स्वयं करिएगा जो है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इस सारणी का मान निकाल लीजिए किसी की पंक्ति किसी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करके, और फिर इस सारणी का मान निकाल के के से मल्टीप्लाई करके RHS मिल जाएगा, और आप देखिएगा दोनों बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, प्रूफ आप कर लोगे, लेकिन इस प्रॉपर्टी की मदद से हम तुम्हें यहाँ पर दो बातें वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। ज़रा देखिए, तो इसी में नोट नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। क्या है, जरा देखिए, हम ये बताने जा रहे हैं कि सारणिक में गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, सारणिक किसी सारणिक में किसी राशि से गुणा करने के लिए उस राशि का गुणा सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में कर देते हैं। बात समझिएगा, पूरे में नहीं करेंगे। अगर हमें गुणा करना है किसी सारणिक में किसी संख्या से किसी राशि से, तो सब में नहीं करें, किसी सारणिक में किसी राशि से गुणा करने के लिए उस राशि का गुणा सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में कर देते हैं। हमने क्या बताया, जैसे मान लीजिए कोई सारणिक लिखी है 3 4 5 1 2 7 0 8 9, कोई सारणिक बनी है, और इसमें बाहर मान लीजिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। याद करिए, आप मैट्रिक्स में क्या करते थे, अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर क्वांटिटी होती थी तो उससे आप मैट्रिक्स के प्रत्येक पद में गुणा करते थे, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक पद में नहीं करना है, किसी एक पंक्ति को आप डिसाइड कर लीजिए या किसी एक स्तंभ को। मान लीजिए हम पहली पंक्ति में करेंगे तो बन जाएगा 6 8 10, बाकी जितने पंक्ति है नो चेंज, बाकी रोज नो चेंज। अगर आपको याद हो तो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था, मैट्रिक्स में हम प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर और वहाँ पे के मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में करते थे, लेकिन डिटरमिनेंट में आप देख रहे हैं इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये देखिए के अंदर गया, आप इसको RHS से देखिए, RHS कैसे मिलेगा आपको, जो प्रॉपर्टी लिखी पहले से, ये के बाहर है, जब ये के अंदर गया तो देखिए ये मिला, तो ये के कहाँ गया, देखिए सिर्फ एक रो में गया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि प्रत्येक एलिमेंट में ना जाके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुणा होता है। ठीक है, ये हो गई, इसी प्रॉपर्टी से हमने एक निष्कर्ष निकाला गुणा करने का तरीका। अब देखिए, इसी से हम एक आपको नियम निकालने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 से ही नोट नंबर हम 2 निकालना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि सारणिक से कोई राशि बाहर कब आती है मल्टीप्लिकेशन के रूप में, यानी गुणनखंड के रूप में बाहर कब बनेगा, कामा कब आएगा, सॉरी कामा नहीं, कामन कब आएगा, तो उसके लिए बताने जा रहे हैं। यदि सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के प्रत्येक पद में कोई राशि उभयनिष्ठ हो तो
उस राशि को पूरी सारणिक से बाहर निकाल कर गुणन के रूप में लिख लेते हैं। जरा देखिए तो क्या लिखा है इसमें, यदि सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक पद में कोई राशि उभयनिष्ठ हो। ध्यान दीजिएगा, पूरे की बात नहीं हो रही है, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में कोई राशि कॉमन है तो उसको आप सारणिक से बाहर निकाल करके बाहर गुणे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। गुणे के रूप में बाहर निकालने का मतलब वही कॉमन बनाना। जैसे देखिए उसी रूप में लिखा ही है, ये के कहाँ कॉमन था, देखिए सिर्फ पहली पंक्ति में था ना, जिस रूप में ये लिखा उसी रूप में हम इसी में समझा दे रहे हैं। के देखिए पहली पंक्ति में है, के A1 के B1 के C1, तो हम कह सकते हैं कि के पहली पंक्ति में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। पूरे में तो नहीं था ना, लेकिन देखिए फिर भी के पूरी सारणिक का कॉमन हो गया, पूरी सारणिक से बाहर आ गया। तो किसी राशि को सारणिक से बाहर कब लाते हैं, जब वो किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में उभयनिष्ठ हो तो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हमने आपको किसी राशि को सारणिक से कॉमन लेना सिखा दिया प्रॉपर्टी 7 के माध्यम से ही, और गुणा करना भी सिखा दिया। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एग्जांपल लेके सिखाएं, जैसे मान लीजिए लिखा 2 4 6 1 3 7 0 9 8, ये कोई सारणिक है। आप देख रहे हैं कि पहले वाले रो में 2 कॉमन है, इसलिए लिखा 2 × 1 2 × 2 2 × 3, तो इंटू के रूप में 2 तीनों में है, तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 2 3 1 3 7 0 9 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, R1 से 2 कॉमन लेने पर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था। मैट्रिक्स से कोई संख्या कॉमन तब होती थी जब वो पूरे मैट्रिक्स यानी प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन होता था, तब वो बाहर आता था। लेकिन आप यहाँ देख लिए कि डिटर्मिनेंट में सब में कॉमन होना जरूरी नहीं है। एक रो में कॉमन तो तुरंत बाहर निकाल लीजिए, अगर दूसरे रो में भी कॉमन है कोई संख्या तो उसको भी बाहर निकाल लीजिए, यानी कॉमन होने के लिए एक रो ही पर्याप्त है, ठीक है। तो इस कारण से प्रॉपर्टी 7 इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें इस प्रॉपर्टी में आपने गुणा करना सीखा और कॉमन निकालना सीखा, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। तो गुणा करना और कॉमन निकालना कौन सी प्रॉपर्टी बता रही है, 7th। अब प्रॉपर्टी नंबर 8, और प्रॉपर्टी नंबर 8 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा सवाल ही इस पर होता है। आप जब देखेंगे क्वेश्चन लगवाएंगे हम तो देखेंगे लगभग हर सवाल में प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं सवाल में जब आएगा। पहले प्रॉपर्टी की बात करें, यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक पद में एक निश्चित राशि से गुणा करके दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए हमने क्या कहा, कोई सारणिक है, उसकी कोई एक पंक्ति अथवा स्तंभ ले लीजिए और उसमें किसी संख्या से किसी निश्चित राशि से, वो वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट हो सकता है, इस प्रत्येक पद में एक निश्चित राशि से गुणा करिए, ठीक है। और गुणा करने के बाद जो मिला नया, उसको किसी दूसरी पंक्ति
या संगत स्तंभ जो भी हो उसके संगत अवयव में जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम लिख दें, घटा भी सकते हैं, लेकिन घटाना लिखना कोई जरूरी नहीं है। घटाने के मतलब से मान लीजिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो घटाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात वही है। तो जोड़ या घटा लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं थी घटा दिया जाए, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए हमने किया क्या है, पहले एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। एग्जाम्पल का इसको पहले लिखते हैं। जैसे लिखा है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये कोई डिटर्मिनेंट है। हम क्या करें, हम मान लीजिए दूसरे वाली पंक्ति में K से मल्टीप्लाई कर दें या L से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये दूसरी वाली पंक्ति मान लीजिए R2 है और इसमें हम L से मल्टीप्लाई कर दें और फिर पहली वाली पंक्ति में जोड़ दें और इसको पहली वाली पंक्ति के स्थान पर लिख दें। यानी इसमें किसी संख्या से गुणा करके और इसको उठा के इसमें जोड़ दें, तो ये इसका परिवर्तन हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। R1 क्या बन जाएगा, देखिए। तो अब हमने ये सब बात, इस तरह के नोटेशन आपको मैट्रिक्स में ही सिखा दिया था। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप साइड में निकाल भी सकते हैं कि नया जो R1 आने वाला उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए R1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, थोड़ा सा और दूर लिखें, स्पेस की कमी हो सकती है। R1 बिकम्स R1 प्लस, चलिए K लिख देते हैं, KR2 लिख देते हैं। यानी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि इसमें K से मल्टीप्लाई करिए और इसमें जोड़ते जाइए। इसमें K से मल्टीप्लाई करेंगे तो KA2 और A1 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस KA2 हो जाएगा ना। इसमें मल्टीप्लाई करिए KB2 तो B1 प्लस KB2। इसमें करेंगे तो C1 प्लस KC2, C1 प्लस KC2, ठीक है। R1 के स्थान पर क्या हो गया, R1 प्लस KR2। हमने आपको सिखाया था कि आप KR2 लिख लीजिए साइड में, फिर R1 लिख लीजिए, फिर जोड़ लीजिए, तो फिर नया R1 आपका बन जाएगा। R2 और R3 नो चेंज, A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये B2 B3 और ये नहीं B2 B3 सही है, और ये C2 C3। तो ये एक नई सारणिक बनी। प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये बराबर है, प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ये बराबर है। यही तो लिखा है कि एक पंक्ति के प्रत्येक पद में एक निश्चित राशि से गुणा करिए। तो हमने दूसरी वाली पंक्ति में K से गुणा किया, फिर कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के संगत अवयव में जोड़ दीजिए। हमने इस वाली पंक्ति के संगत अवयव में जोड़ दिया और जो बना वो नई पंक्ति बना दिया। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये दोनों सारणिक की वैल्यू बराबर होगी। अब देखिए बराबर लाने के लिए हम चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं। हम RHS वाली डिटरमिनेंट लेंगे और LHS ला देंगे, ठीक है। कैसे, जरा देखिए, प्रूफ बता देते हैं इसका। प्रूफ RHS लीजिए, RHS, ठीक है। RHS है A1 प्लस KA2 A2 A3 और ये क्या है B1 प्लस KB2 B2 B3, ये है C1 प्लस KC2 C2 C3। देखिए हमने RHS लिया है और इससे अभी आपको देखिए LHS ला के दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आप लगाइए, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी जो बताए थे कि यदि कोई पंक्ति में दो संख्याओं का योगफल हो, किसी पंक्ति में दो संख्याओं का योगफल हो, प्रॉपर्टी शायद 6 या 7 जो भी हो, नंबर देख लीजिएगा, तो उसको हम दो सारणिक में तोड़ सकते हैं। तो देखिए ना, यहाँ पे पहली पंक्ति देखिए दो संख्याओं का योगफल है, ये पहली संख्या A1 फिर K2 B1 प्लस KB2, सब में दो दो संख्या है, तो दो दो संख्या दो सारणिक बनाइए। पहली सारणिक ये बनाएंगे और फिर दूसरी ये बना देंगे हम, ठीक। पहली पंक्ति में दो दो संख्याओं का योगफल है तो दूसरी और तीसरी नो चेंज, तो A2 B2 C2 A2 B2 C2 इसमें भी रहेगा और इसमें भी हो जाएगा। जो हमने आपको तोड़ना सिखाया था, प्रॉपर्टी शायद 6 थी वो, A3 B3 C3, ये भी नो चेंज, ये देखिए ये भी नो चेंज। और पहली रो जो दो संख्याओं का योगफल है उसमें पहले संख्या को फर्स्ट में लिख देते हैं और सेकंड को सेकंड में लिख देंगे। A1 B1 C1 को यहाँ लिख दें, A1 B1 C1 यहाँ लिख दें और KA2 KB2 KC2 उधर लिख दें, KA2 KB2 KC2 उधर लिख दिया हमने, ठीक है। ये सब कहाँ से आया, प्रॉपर्टी से आया। जो है प्रॉपर्टी जो भी होगी देख लीजिएगा, सामने लिख दीजिए कि दो संख्याओं का योगफल कोई पंक्ति होती है तो उस सारणिक को दो सारणिकों में तोड़ सकते हैं।
अब प्रॉपर्टी की संख्या तो आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगी, आप पूरी प्रॉपर्टी लिखेंगे वहाँ पर। अब देखिए इसके बराबर क्या लिखेंगे हम, पहली सारणी में कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम नोट कर लीजिए इसको। और जरा दूसरी सारणी में देखिए कुछ पहचान रहे हैं क्या, देखिए फर्स्ट वाले रो में के कॉमन है, और हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्रॉपर्टी 7 बताए थे कि कॉमन कब निकालते हैं कुछ संख्या को सारणी से, जब वो किसी एक पंक्ति में हो या किसी एक स्तंभ में हो। तो देखिए पहली पंक्ति में कॉमन है तो के बाहर निकाल लीजिए। जैसे आपके बाहर निकाले तो सारणी क्या बनी, A2 B2 C2, और ये दूसरा रो भी देखिए वही है A2 B2 C2, और तीसरा है A3 B3 C3। अब जरा देखिए क्या हो रहा है, ये सारणी को देखिए इसके दोनों रो शुरू वाले सेम टू सेम आ गए। फर्स्ट रो A2 B2 C2, ये भी देखिए A2 B2 C2 सेम आ गए। और प्रॉपर्टी 4 शायद बताए थे हम, फिर बोल रहे हैं कि संख्या किसी को याद नहीं रहती, आपको पूरी प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा। वहाँ बताए थे हम कि यदि दो पंक्ति आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। तो ये पूरा 0 हो गया, और ये जो लिखा है ये वही है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब देखिए वो 0 हो गया, और जो बचा ये यही बचेगा। ये देखिए आपका LHS था, यही जो आपका LHS था वही देखिए ये आ गया। तो इस प्रकार हमने प्रूफ कर दिया, ये साबित हो गया है कि किसी सारणिक कि किसी एक पंक्ति में कोई संख्या से मल्टीप्लाई करके, किसी राशि से मल्टीप्लाई करके आप दूसरे में जोड़ घटा सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है कि घटाना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। वहाँ पे हमारा प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक सारणिक में 0 शामिल किया जाए, या बड़ी बड़ी संख्याएं हो तो उसको छोटी संख्या में कन्वर्ट किया जाए, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। वो सवाल देख के वहाँ पे डिसाइड होगा कि क्या करना है। अच्छा, जैसे यहाँ पे हमने एक पंक्ति में ही मल्टीप्लाई किया था, हम चाहें जैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 3 कोटि की सारणिक है, अभी हमने क्या किया था, तो एक बार और देखिए इसको, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। बात समझिएगा, हमने अभी क्या किया था, अभी हमने एक ही पंक्ति में गुणा करके जोड़ा था। हमने क्या किया था, इससे पहले दूसरी वाली पंक्ति में R2 में हमने K से मल्टीप्लाई किया था, फिर R1 में जोड़ दिया था। हम कह रहे हैं हम आपको ये बता रहे हैं कि एक पंक्ति नहीं, आप तीनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी 2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे जो आपकी इच्छा हो। जैसे आप क्या करें, तीसरी वाली पंक्ति में मान लीजिए K से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी वाली पंक्ति में मान लीजिए L से मल्टीप्लाई कर दें, और तब जाके R1 में जोड़ दें, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप ये कहेंगे कि आप ये 2 बार क्यों कर रहे हैं, तो उसी जो प्रॉपर्टी नंबर 8 थी, हमने उसी को 2 बार लगा दिया। भाई पहले क्या किया हमने, पहले मान लीजिए R2 में L से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ा, तो एक नया R1 बना। अब उसी में हमने क्या किया, तीसरी वाली रो में K से मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ दिया। तो 2 बार ना करके हमने एक ही बार में कर लिया। नहीं समझे, हम ये कह रहे हैं कि पहले आप जब KR2 इसको R2 में K से किया था, तो K ही लिखा रहने दें और इसको L कर दें। आपने क्या किया था कि R2 में K से मल्टीप्लाई किया, फिर R1 में जोड़ा, तो क्या बना, ये नया R1 ही तो बना था। और जब ये नया R1 बना तो हमने क्या किया कि ये देखिए इतना नया R1 है, और इस R1 में हमने LR3 और जोड़ दिया। ये नया R1 है आपका, और फिर हमने LR3 को फिर उसमें जोड़ दिया, तो फिर R1 आपका चेंज हो जाएगा। तो 2 बार ना करके 1 बार ही कर सकते हैं आप। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपकी इच्छा हो ये डायरेक्ट कर सकते हैं। R1 के स्थान पर R1 प्लस KR2 प्लस LR3 आप डायरेक्ट कर लीजिए। तो देखिए R1 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका A1 प्लस, इसमें K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो KA2, इसमें L से कर रहे हैं तो LA3। इसी तरह दूसरे वाले में संगत अवयव होता है ना, B1 प्लस KB2 प्लस LB3। तीसरे वाले में आ जाएंगे तो देखिए आप स्पेस की कमी पड़ गई है, यही दिक्कत होती है, इसमें बड़े बड़े स्टेप होते हैं। यहाँ थोड़ा और पास से लिखें तो A1 प्लस
KA2 प्लस LA3, इसमें आएंगे तो B1 प्लस KB2 प्लस LB3। देखिए तीसरे में L से, दूसरे में K से मल्टीप्लाई करना है। C1 प्लस K C2 प्लस LC3 कि R1, नया R1 बन गया आपका, और बाकी नो चेंज। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं कि जो नई साड़ी बन रही है इसमें और पुराने वाले में कोई परिवर्तन नहीं, दोनों बराबर आएगा। तो ये भी कर सकते हैं। अब हमने उसी प्रॉपर्टी को एक साथ 2 बार लगा लिया है। पहले इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ना, और फिर जो मिले उसमें इसमें मल्टीप्लाई करके फिर उसमें जोड़ना, 2 स्टेप हुआ, उसी को हमने एक साथ कर लिया है। कर सकते हो, उसी प्रॉपर्टी को 2 बार लगा लो, बात खत्म जो है। तो इस तरह से अपनी इच्छा अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं जो है, ठीक है। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी आपको इसको समझने का प्रयास करिएगा, और जब इस पर क्वेश्चन बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, इससे आप बच नहीं सकते। अब भले आपको कठिन लगे, लेकिन इसको आपको सीखना ही पड़ेगा यदि डिटरमिनेंट पढ़ना है तो। और कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। एक कई तो एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2 3 4, यहाँ लिख दिया हमने, मान लीजिए 1 1 3 0 1 2 लिख दिया। ये कोई डिटरमिनेंट है। अब बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया प्रॉपर्टी लगाना ही चाहते हैं तो हम और देखिए छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, अगर इसकी वैल्यू जो भी हो आप उसको निकाल लीजिए, और हम प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक साड़ी बनाएंगे, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों बराबर आएंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, R1 माइनस R2 करने जा रहे हैं, और उसको कहाँ रखेंगे, R1 के स्थान पर। तो घटाइए, 2 माइनस 1 1 आएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा, ठीक है। और आपको करना हो तो ये भी कर सकते हैं, R2 के स्थान पर R2 माइनस R3 भी कर लीजिए, 2 बार लगा लीजिए उसी प्रॉपर्टी को, हमने कहा था। तो 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2 1। देखिए काफ़ी संख्याएं छोटी हुई हैं। अब दोनों का मान निकाल के देख लीजिएगा, बराबर ही आएंगे, दोनों डिटरमिनेंट का मान बराबर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाना बहुत ज़रूरी नहीं था, छोटी छोटी संख्याएं थी, ऐसे ही साड़ी का मान निकल सकता था। लेकिन हम सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लगाना सिखा रहे हैं, ठीक है, कि हम आपस में जोड़ घटा सकते हैं। आप कहेंगे आप यहाँ माइनस R2 कहाँ से आया, तो हम कह देंगे R2 में हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है, जैसे वहाँ पे K से किए थे। तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई तो इस बार नहीं किए, हमने किया मल्टीप्लाई -1 से किया है, और फिर R1 में जोड़ दिए हैं। यहाँ पर भी -1 से किया। तो आप चेक कर लीजिएगा, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। और बाकी और एग्जाम्पल जब देखेंगे तो प्रॉपर्टी आपको और समझ में आएगी, ठीक है। ये 8वीं प्रॉपर्टी हो गई। अब 9वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। 9वीं प्रॉपर्टी ये है कि यदि सारणिक के पदों में या अवयवों में, सारणिक के अवयवों में चर राशि यक्स शामिल हो और यक्स बराबर a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए तो यक्स माइनस a उस सारणिक से प्राप्त व्यंजक का गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। हमने क्या कहा, सारणिक में चर राशि यक्स दिखी, और याद करिए आज की शुरुआत में हमने क्या बताया था कि अगर सारणिक के अंदर वेरिएबल है तो उससे क्या मिलेगा, एक व्यंजक मिलेगा, और अगर नंबर होता था तो नंबर मिलता था सॉल्व करने पर। तो अगर चर राशि यक्स है तो एक व्यंजक मिलेगा, तो उस सारणिक से प्राप्त व्यंजक मिलेगा। तो हमने ये कहा कि यदि यक्स के स्थान पर कोई नंबर रखने पर, यहाँ पर कोई नंबर है, कोई नंबर रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाए, सारणिक का मान यदि 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि
यक्स माइनस ए उस सारणिक से प्राप्त व्यंजक का एक फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर का मतलब कि उससे अगर डिवाइड करें उससे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आपने फैक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, अगर इसमें हम एक्स माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है, डिविजिबल है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। सारणिक के केस में भी सारणिक एक व्यंजक होता है और उस व्यंजक का फैक्टर कैसे प्राप्त करेंगे, सारणिक के रूप में ही अगर लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये लिखा है, थोड़ा देखिएगा समझिएगा, ये लिखा है, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट लिखा है। अब इस डिटर्मिनेंट में यदि हम x के स्थान पर a रख दें, a कोई नंबर है, x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखने पर रखिए तो x बराबर a अगर आप रखेंगे जहाँ जहाँ x आप देख रहे हैं तो ये a ये हो जाएगा, ये x बराबर इसे ये रखें, सारणिक ये बन गई। तो इस सारणिक का मान 0 होगा कि नहीं होगा, देखिए 2 रो बराबर हो गए। फ्रॉम प्रॉपर्टी 4 2 रो बराबर हो तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 रो बराबर हो गए तो सारणिक का मान 0 हो गया। तो इसका मतलब x बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 हुआ है, इसलिए x माइनस a सारणिक से प्राप्त व्यंजक का गुणनखंड होगा। अब व्यंजक कैसे प्राप्त होगा, आप इसको प्रसार कर लीजिए किसी रो किसी कॉलम के सापेक्ष। प्रसार व्यंजक का मतलब वही सारणिक की वैल्यू जो होती है वही तो व्यंजक आता था। तो इसको आप प्रसार कर लीजिए, जो व्यंजक आएगा 2 घात 3 घात का जो भी आना होगा 1 घात का, तो उसमें आप रख के x बराबर रख के देख लीजिएगा, वहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब आपको व्यंजक देखना है तो व्यंजक में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रसार कर लीजिए। इसको प्रसार करेंगे आप तो क्या आएगा, 5a माइनस 3a माइनस x, जैसे प्रसार करते हैं 5a माइनस 2a प्लस x, ये जाएगा ये 3a माइनस 2a, क्या आ रहा है 5a माइनस 2a, तो ये जाएगा कितना 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 माइनस 3a तो 3ax हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2a माइनस ax हो जाएगा, ax, ठीक है, ax। तो ये आपका व्यंजक आया, आपका व्यंजक ये मिला। अब आपको आंसर चेक करना है तो x के स्थान पर a रखिए हर जगह, x के स्थान पर x बराबर a रखने पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे रखेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर, देखिए 0 आ गया। इस व्यंजक में इस बहुपद में x बराबर a रखने पर इसका मान 0 हो गया। और याद करिए बहुपद की कंडीशन जो होती थी x बराबर a रखने पर अगर 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए x माइनस a इस व्यंजक का गुणनखंड हो गया। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा गुणनखंड होगा, तो ये हमने सिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट सारणिक में x के स्थान पे कोई नंबर रखने पर सारणिक का मान 0 पा रहे हैं आप, तो वहीं पर बोल सकते हैं कि ये गुणनखंड बन जाएगा, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और बताते हैं लास्ट, प्रॉपर्टी 10। यदि सारणिक के मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होते हैं। ये 10वीं प्रॉपर्टी है और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ये लिख रहे हैं, एक अभी और लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बताया, जैसे मान लीजिए मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है। अब इसके ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं, नीचे जो भी आपकी इच्छा हो लिख दीजिए,
कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, आप 5 लिख दीजिए, यहाँ 7। तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, इसकी वैल्यू ABC ही आएगी। आप R1 के सापेक्ष प्रसार करके देखिए, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखिए मुख्य विकर्ण है तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 करके देख लीजिए। ऊपर जो आपकी इच्छा हो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 कुछ लिख लीजिए, और इसको भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, ABC ही आ जाएगा। आपको सॉल्व करना आता है। तो हमने पहले ये बताया कि मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव 0 हों, तो उस सारणिक का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? बस मुख्य विकर्ण के जो अवयव है ना, इसी को तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए वही लिखा ABC, यहाँ पर भी देखिए ABC। यहाँ पर मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट 0 हैं और यहाँ पे नीचे के सभी एलिमेंट 0 हैं। ये 3x3 के लिए है, 2x2 भी कर सकते हैं। जैसे ये लिखिए, ये 1 2 लिख दिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब देखिए ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मुख्य विकर्ण के ऊपर 0 है तो इसकी वैल्यू 2 ही आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए तुरंत, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी में प्रॉपर्टी 10 में ही दूसरी बात बताएं, यदि सारणिक के मुख्य विकर्ण के लिए बल्कि दूसरे विकर्ण, सारणिक के जो दूसरा वाला विकर्ण, दूसरे विकर्ण द्वितीयक विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव 0 हो, तो उस सारणिक का मान दूसरे विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसको भी आप सॉल्व करने से बच सकते हैं। हमने क्या कहा, दूसरा वाला विकर्ण, और दूसरे वाले विकर्ण के ऊपर या नीचे के सारे एलिमेंट को 0। जैसे मान लीजिए ये सारणिक है, दूसरा वाला विकर्ण ऐसे होता है ना, इधर ये दूसरा विकर्ण। अब इसके ऊपर के सारे एलिमेंट 0 बना दीजिए और नीचे जो आपकी इच्छा हो लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, और इसको सॉल्व करके देख लीजिए। जो मुख्य विकर्ण का अवयव है ABC, इसी के मल्टीप्लाई का निगेटिव कर दीजिए। आप इसको प्रसार करके खुद देखिएगा, जो है ये ABC और मल्टीप्लाई करके निगेटिव भी लगा दीजिए। इसी प्रकार हमने अभी ऊपर एलिमेंट तो 0 किया है, आप नीचे भी करके देख लीजिए, नीचे के भी सारे एलिमेंट तो 0 करके देख लीजिए। ये ऊपर जो आपकी इच्छा हो लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 7, इसको भी सॉल्व करके देखिएगा, -ABC ही आएगा। तो हमने क्या बताया टाइम बचाने के लिए आपको, कि मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सारे एलिमेंट 0 हों तो उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, तुरंत विकर्णों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, विकर्ण के अवयवों को। और अगर दूसरे वाले विकर्ण के ऊपर या नीचे एलिमेंट 0 हों, देखिए यहाँ पे ऊपर 0 है, यहाँ पे नीचे, तो विकर्ण जो दूसरा वाला विकर्ण है उनके अवयवों को मल्टीप्लाई भी करिए और माइनस भी लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको कुछ प्रॉपर्टी बताने का प्रयास किया। इससे सवाल काफ़ी आसान हो जाएंगे, टाइम भी बचता है और इसका यूज भी बहुत ज़्यादा करेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।